नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। आज कक्षा 10वीं की सामाजिक पाठ्य पुस्तक का अर्थव्यवस्था वाली किताब से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, स्थल परिवहन के प्रकार बताइए। तो स्थल परिवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब गैस के द्वारा, मान लो गैस किसके द्वारा? पाइपलाइन के द्वारा, जल पाइपलाइन के द्वारा। तो ये 3 प्रकार के परिवहन। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्ग की सड़क परियोजना का नाम बताइए। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसको कहते हैं, क्योंकि देश के प्रमुख 4 महानगरों को ये जोड़ रही है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किनको जोड़ रही है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक संचालित की गई? तो मुंबई एवं थाने के मध्य में संचालित की गई। ठीक, 1853 में। ठीक, परिवहन का क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो वस्तुओं तथा सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करना या ले जाना परिवहन कहलाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के विकास की एक योजना, यानी गांवों को शहरों से जोड़ना या गांव की सड़कों को पक्का करना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाता है। और यह जो परियोजना है यह 2000 में शुरू की गई थी। ठीक, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम लिखिए, यानी कि हवाई अड्डों के नाम पूछ रहा है। तो इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, छत्रपति शिवाजी मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली और मीनाबकम चेन्नई में। इसके अलावा आप जयपुर का भी लिख सकते हैं, क्योंकि जयपुर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भारत सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर। हजीरा विजयपुरा जगदीशपुर। भारत के 3 प्रमुख राष्ट्रीय नौगम्य जलमार्गों के नाम बताइए। तो जलमार्गों के नाम अपने को बताने हैं। हल्दिया तथा इलाहाबाद के बीच गंगा नदी का जलमार्ग, केरल से पश्चिम तटीय नहर, सदिया तथा धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। तो इस प्रकार से 3 जलमार्गों को आपको याद रखना है। जनसंचार के प्रमुख साधनों के नाम बताइए। टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। मोबाइल भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मोबाइल का ही जो संचार के रूप में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। भारत के एक प्रमुख प्राकृतिक एवं कृत्रिम पत्तन के नाम बताइए। बंदरगाह का नाम बताना है, जहाँ से जहाज वगैरह चलते हैं। तो प्राकृतिक बंदरगाह तो है मुंबई में और कृत्रिम है चेन्नई में। ठीक, स्पष्ट कीजिए कि परिवहन, संचार एवं व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक का मतलब कि तीनों का एक दूसरे का महत्व, यानी कि एक भी अगर नहीं होगा तो बाकी दोनों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर परिवहन हो रहा है, मान लो एक जगह से दूसरी जगह माल भेज रहे हैं, तो बिल्कुल अपने को मोबाइल की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ माल भेजना है ना, फ़ोन पे बातचीत करनी पड़ेगी। संचार भी चाहिए। तो व्यापार, संचार और परिवहन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन से आज विश्व एक बड़े गाँव में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास से ही संभव हो पाया है। यानी कि हम आज मोबाइल के द्वारा अमेरिका में बैठे व्यक्ति से भी तुरंत बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि भाई देश, पूरा विश्व जो क्या है, एक छोटा सा गाँव बन गया है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की प्रमुख पक्की सड़कें होती है, जो देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती है। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है, जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। भारत में रेलवे परिवहन की प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त उल्लेख करिए। तो रेलवे की बहुत सारी समस्याएं देखो। बहुत बड़ी संख्या में यात्री द्वारा बिना टिकट यात्रा करना, कुछ लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से आपात जंजीर खींचना, लोग बिना कारण से ही जंजीर को खींच देते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं। रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, रेलवे की संपत्ति की चोरी करते हैं। लोग जो है वो रेलवे के जो थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में जो चद्दर दिए जाते हैं उनको चोरी कर ले जाते हैं। यहाँ तक कि शौचालय के डिब्बों को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो लोग हैं वो रेलवे की संपत्ति की चोरी कर लेते हैं। किसी भाग में भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक का धंसना, कभी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक होते हैं, तो कभी कभार बारिश के समय में वहाँ पर जो मिट्टी खिसक जाती है तो रेलवे ट्रैक धंस जाता है। तो ये भी एक रेलवे के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस प्रकार से ये रेलवे के सामने समस्या है। किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? बैरोमीटर कहते हैं वायुदाब को मापने वाला यंत्र होता है बैरोमीटर। अब व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कह रहे हैं? उसका आर्थिक बैरोमीटर देश का, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है, आर्थिक विकास संभव नहीं व्यापार के बिना। ठीक है, तो पहला आयात और निर्यात। क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य किया जाता है? इसके 2 प्रमुख घटक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, और राष्ट्रीय व्यापार देश के अंदर होने वाले व्यापार को। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आयात और निर्यात पे। आयात का मतलब हम किसी देश से सामान मंगा रहे हैं, उसको बोलते हैं आयात। निर्यात का मतलब हमारे देश में वो सामान जो ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रहा है, हमारे देश की पूर्ति होने के बावजूद भी ज़्यादा बच रहा है, उसे हम क्या करते हैं? किसी दूसरे देश को बेचते हैं, इसको बोलते हैं निर्यात। जिस देश के निर्यात आयात की अपेक्षा जितने अधिक होंगे, उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी उतनी ज़्यादा होगी तथा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता चला जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। यानी कि किसी देश का विकास किसके ऊपर संभव है? उस देश का आयात, माफ कीजिएगा, निर्यात ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि हम अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में भेजें हमारी आपूर्ति होने के बावजूद भी, और दूसरे देश से सामान कम से कम मंगाएं, तो हम क्या हैं? विकसित देश की श्रेणी में आ जाएंगे। व्यापार संतुलन क्या है? यह अनुकूल और प्रतिकूल कब माना जाएगा? विदेशी व्यापार के 2 घटक होते हैं, आयात और निर्यात। अब संतुलन में कब माना जाएगा? आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि आयात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा ज़्यादा है तो व्यापार संतुलन पक्ष में है अथवा अनुकूल है।
मतलब सही साट चल रहा है। अगर आयात की अपेक्षा निर्यात की मात्रा अधिक है, मतलब हम बाहर से सामान कम मंगवा रहे हैं लेकिन यहाँ से सामान ज़्यादा विदेशों में भेज रहे हैं, तो हम अच्छी स्थिति में हैं, व्यापार अनुकूल है, संतुलन पक्ष में है। इसके विपरीत अगर निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा ज़्यादा है तो व्यापार संतुलन विपक्ष में है, अर्थात प्रतिकूल है, मतलब वो देश धीरे 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 कंगाल हो जाएगा। विदेशियों के लिए भारत में पर्यटन आकर्षण को समझाइए कि भारत में कौन कौन चीज़ें हैं जो विदेशी देखने के लिए आते हैं। पहला, विरासत पर्यटन, यानी कि हमारे जो किले बावड़ी महल वगैरह हैं वो देखने आते हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। जितने सारे पर्यटन हमारे देश में हैं इसलिए विदेशी हमारे यहाँ आते हैं। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़कों के क्या क्या गुण है भाई? तो रेल लाइन की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत एक तो बहुत कम होती है, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। तो जहाँ ज़्यादा ढाल है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर सड़कें बनाना आसान है, किसके मुकाबले? रेल लाइन के मुकाबले। कम यात्री, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी होती हैं। जैसे मान लो अपने को 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो हम ट्रेन से थोड़ी जाएंगे, हम किससे जाएंगे? बस ढूंढेंगे। हम किसे ढूंढेंगे? ये बस, यहाँ पर हमारा पर्सनल जो व्हीकल होगा उससे जाएंगे, ठीक है। तो कम यात्रा के लिए सड़क परिवहन श्रेष्ठ है। रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन है तथा क्यों? रेल परिवहन जो है मैदानों की समतल भूमि पर रेल मार्ग बनाना सरल होता है, ठीक है। मैदानों पर क्या हो, प्लेन जगह है तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट रेल लाइन आपने बिछा दी। अगर मान लो पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर पर्वतों को काटना, उसको समतल बनाना, तो ये उसमें ज़्यादा पैसा खर्च होगा। मैदानों में रेल मार्ग बनाने पर अपेक्षाकृत लागत कम आती है। मैदानी भागों में सघन जनसंख्या के कारण यात्रियों की संख्या अधिक होने से आय अधिक होती है, क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा बैठेगी तो रेलवे को क्या होगी? इनकम होगी, इसलिए घाटा में नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। तो कच्चे माल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और शक्ति के साधन, यानी कि बिजली आपूर्ति बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, यातायात के साधन लिख सकते हैं और श्रमिकों की उपलब्धता लिख सकते हैं, तो और भी लिख सकते हैं। आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताइए। वह उद्योग जो कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो हम शक्कर खा रहे हैं, अब शक्कर बनती तो गन्ने से, लेकिन गन्ने से शक्कर बनाने के लिए भी तो मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो उन मशीनों को जो मशीनें बना रही है वैसे उद्योगों को हम क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग, कि जो उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मशीनों का निर्माण करते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। तो ये सभी इस पार्ट के प्रमुख प्रश्न उत्तर थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद।